ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन। ज्योग्राफी में भी अपन इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। इसमें बेसिक बातें अपन कर लेते हैं कि अपन जो है ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में परिभाषाएं अलग अलग है। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड में है कोई बताएगा? शाबाश। कि क्या है कि अपन पृथ्वी अपना एक छोटा सा प्लेनेट है। इसके अलावा इससे आगे बढ़ेंगे तो सौरमंडल आएगा जिसमें सूर्य और उसके 8 उपग्रह शामिल हो जाएंगे। उसके बाद अपन और आगे बढ़ेंगे तो वो किसमें पहुंच जाएंगे? अपन आकाश गंगा में पहुंच जाएंगे। और आकाश गंगा भी कितनी है पूरे ब्रह्मांड में? लगभग 100 अरब से ज्यादा। तो अभी तक ये अंदाजा है, फिक्स नहीं है ये। ठीक है, तो इतना मान के चलते हैं कि 100 अरब आकाश गंगाएं तो मिनिमम है। और ये सब मिलकर क्या बनता है? एक ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष नहीं पता? अंतरिक्ष पृथ्वी प्लेनेट हो गया, 2 प्लेनेट हो गए, उनके बीच का जो स्पेस है। जैसे कि अपन जैसे ही चंद्रमा पे जाएंगे तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो अंतरिक्ष है। पृथ्वी से मंगल तक के बीच की जो दूरी है वो अंतरिक्ष है। जो भी 2 खगोलीय पिंड होते हैं उनके बीच की जो स्पेसिफिक दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। तो अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि पृथ्वी से बाहर निकलते अपन ब्रह्मांड में पहुंच गए। ब्रह्मांड में है अपन ऑलरेडी, क्योंकि पृथ्वी ऑलरेडी ब्रह्मांड में। पर अंतरिक्ष क्या है? पृथ्वी से बाहर जाकर के और चंद्रमा के बीच में जो खाली स्पेस जो रहता है 2 खगोलीय पिंडों के बीच में, तो वो क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। तो अब ब्रह्मांड बड़ा हुआ या अंतरिक्ष बड़ा हुआ? ब्रह्मांड कैसे बड़ा हुआ है? ब्रह्मांड बड़ा हुआ। मैं कह रहा हूं कि अंतरिक्ष 2 खगोलीय पिंडों के बीच में आसपास का जो स्पेस होता है वो होता है अंतरिक्ष। ठीक है, तो अब ऐसे तो इतने सारे प्लेनेट हैं, इतनी सारी आकाश गंगा है, और फिर उसके बाद उनके बीच में भी स्पेस बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या बड़ा हुआ? ब्रह्मांड नहीं, अंतरिक्ष बड़ा हुआ। तो टेक्निकली देखा जाए तो अंतरिक्ष का जो विस्तार है वो ज्यादा माना जाता है। ब्रह्मांड उसे कहते हैं जिसमें संपूर्ण सारी चीजें समाई हुई है। तो ये अपनी होगी नॉर्मल परिभाषा। अब इसका आपको पता ही होगा कि ये क्या है अपना? सूर्य। और ये जो दीर्घ वृत्ताकार जो पथ है इसको क्या कहते हैं? कक्षा। ठीक है, और इसमें जो पिंड पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह, प्लेनेट। और इसके बाद इसमें से जो प्लेनेट होते हैं वो कैसे गति करते हैं सूर्य के चारों तरफ? दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो गति होती है कौन सी दिशा में होती है? पश्चिम से पूर्व होती है, पूर्व से पश्चिम होती है? पश्चिम से पूर्व होती है। अच्छा, परिक्रमण और घूर्णन इसमें क्या फर्क है? एक एक बताओ मुझे, एक। हाँ आप बताओ। ठीक है, ठीक है, आप बताओ। ठीक है, ठीक है, और कोई और इससे अच्छा बताया कोई? परिभ्रमण। हाँ, परिक्रमण। हाँ। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और तो ये क्या होता है कि सूर्य के थ्रू एक ना फोर्स लगता है जिसके हिसाब से ये सारे के सारे ग्रह क्या है कि इससे जुड़े हुए रहते हैं। अगर वो फोर्स नहीं होगा तो ये क्या है कि हवा में चारों तरफ फैल जाएंगे। इस वजह से ये फोर्स के थ्रू इससे जुड़े रहते हैं, और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, और वही सेम गति ये सूर्य के चारों तरफ भी करती है। मतलब ये पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व घूम रही है, और अपने अक्ष पे घूमती घूमती भी ये क्या है? सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है उसे कहते हैं घूर्णन। और वो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, ओ सॉरी अपने पथ पर, जिसे कहते हैं कक्षा, उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? ऐसा और प्लेनेट पे जीवन संभव क्यों नहीं हो पाया? हाँ, वायुमंडल है, और ऑक्सीजन है, और अच्छा सूर्य से दूरी भी कुछ डिपेंड करती है क्या? कि सूर्य से अपन दूर हैं पास हैं इस वजह से है? अगर अपन सूर्य से दूर होते तो क्या होता? क्यों नहीं होता? ज्यादा ठंड पड़ती। और सूर्य करीब होते तो क्या होता? ज्यादा गर्मी पड़ती। पर गर्मी तो अभी भी यहाँ पे खूब पड़ती है। हाँ, इससे भी ज्यादा पड़ती।
कितना तापमान होता है अगर जैसे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, अगर इसको मैंने 10 करोड़ किलोमीटर कर दिया तो कितना तापमान का डिफरेंस आता। चलो ये खैर बातें एग्जाम में आएंगी भी नहीं, ये तो अपने जनरल नॉलेज की बात है। तो पृथ्वी पर जीवन संभव होने के 3 मेजर जो रीजन है, पहला तो क्या है, उसकी पृथ्वी से एक नियमित दूरी, सूर्य की पृथ्वी से नियमित दूरी। दूसरा क्या है, वायुमंडल, ठीक है। और तीसरा क्या है, गैसेज। तो पृथ्वी पर कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो है जीवन के लिए पाई जाती है? ऑक्सीजन। और अरे तुमने खुद के बारे में सोच लिया, पेड़ पौधों के बारे में थोड़ा सोचो। CO2। O2 तो तुमको चाहिए ना, और वो तुम्हारी छोड़ी हुई CO2 भी तो किसी को चाहिए होगी, तो वो कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। चलिए ठीक है, ये बातें कर ली। अब मुझे एक चीज बताइए कि पृथ्वी जो है क्या मतलब कैसे बनी थी? पृथ्वी मतलब ये सारे ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गई, ये कैसे बने थे? किसी को कोई आइडिया है? और देखो, जब भी पृथ्वी और ग्रह के अलावा भी पूरे उसमें अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड होते हैं, इनको तुम लोग कहते हैं उल्का पिंड, नाम सुना है? तो वो भी क्या है, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं सूर्य के चारों तरफ। अब वो क्या, मूव करते 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 जब आपस में एक दूसरे के वायुमंडलीय क्षेत्र में घुस जाते हैं, और घुस जाने के बाद क्या है, वो टकराते हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य से जब कोई खगोलीय पिंड जाकर के टकराया, तो उससे टूट करके एक पिंड अलग हुआ, और ऐसे ही बाकी पिंड अलग हुए। और वो भी क्या है, उसी पथ में अगर पृथ्वी को भी अगर कोई तोड़ दिया जाए, तो पृथ्वी ना अलग अलग होकर के करेगी क्या, कक्षा में ही चक्कर लगाएगी, इसकी अलग अलग कक्षा बन जाएगी। तो पृथ्वी क्या सूर्य से टूट करके अलग हुई है। अब ये जब अलग हुई है, इतनी गर्म है, इसको क्या हुआ, बहुत टाइम लगा ठंडा होने में, ठीक है। ठंडा होने में टाइम लगा, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, समुद्री जल पाया जाता है। कितने, 2/3 भाग पर जो है जल पाया जाता है, जो अपने काम का नहीं, अपना काम का कौन सा जल है, भूमिगत जल जो है अपने काम का है। इसलिए अंतरिक्ष से या चंद्रमा से जब इसको देखते हैं तो इसको क्या कैसे कलर की दिखती है, नीले रंग की दिखती है, इसलिए इसको कौन सा ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो हो गई बेसिक बातें। अच्छा, और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा अपनी तरफ से? किसी को कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता हो जो हमारे काम की हो? नहीं है कोई? ए- पृथ्वी क्या है, उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। और चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। चंद्रमा के बारे में कोई बातें बताएगा, चंद्रमा पे जीवन संभव क्यों नहीं है, क्यों है, और क्या पॉसिबिलिटीज है वहां पे आने वाले टाइम में जीवन संभव होने की? नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो वहां पे वायुमंडल नहीं है प्रॉपर, एक प्रॉपर ग्रेविटी नहीं है, इसके अलावा उसकी जो सरफेस है वो बहुत उबड़ खाबड़ है। मतलब अपने को यहाँ पे मैदान मिलते हैं, अपने को यहाँ पे पठार मिलते हैं, यहाँ पे अपने को पहाड़ मिलते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पे पहाड़ है, पठार है, मतलब मैदान नाम की कोई चीज नहीं है। अब अगर पृथ्वी पे अपन, चलो ठीक है, अब अंतरिक्ष से आते हैं अपन पृथ्वी पर। अब पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे ये जो आप देखते हो लैंड पार्ट जो देखते हो, जो भूभाग जो है अपना, इस भूभाग को पहले एक था ये पूरा, अभी तो महाद्वीपों में टूट गया। पता है ना आप लोगों को, अलग अलग 7 बड़े महाद्वीप बन गए। तो वो जो पहले एक जो था उसको क्या बोलते थे, पैंजिया बोलते थे। और जो पूरा महासागरीय सुपर, उसको क्या बोलते थे, पैंथालासा। तो कितने परसेंट पैंजिया है और कितने परसेंट पैंथालासा है? हाँ बहुत अच्छा। क्या? 71% और 29%। 71 क्या है, जल है, और 29% क्या है, भूभाग है, लैंड पार्ट है। अब हुआ क्या कि अब इसका रीजन क्या है कि जैसे कि आप समझो, एक अपन ने पानी की बाल्टी ली, ठीक है, उसको मानो पृथ्वी, उसमें अपन ने डाल दिया एक गत्ता, अखबार डाल दिया या कागज का टुकड़ा डाल दिया, वो क्या है, लैंड पार्ट है। अब पृथ्वी क्या है, जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसके अंदर से, पृथ्वी अभी तक अंदर जो है अपन पहुंच नहीं पाए हैं, तो अंदर से क्या तरंगे निकलती हैं। तरंगे निकलती से क्या क्या रीजन होते हैं, मतलब जिसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, ज्वालामुखी आना, भूकंप आना, सुनामी आना। सुनामी क्या होती है, जो महासागरीय क्षेत्र में जो ज्वालामुखी आता है, फटता है, वो उसको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो जब ये चीजें निकलती थी और जब ये मूवमेंट होती थी, तो पृथ्वी क्या है कि स्थिर नहीं रह पाती थी। तो उसके अंदर जो लैंड पार्ट, जो कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, अगर उस बाल्टी को अगर मैंने ऐसे हिलाया,
तो वो क्या है कि कागज का टुकड़ा छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। तो वो जब टूटा तो वो क्या है कि छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में, महाद्वीपों में बट गया। और वो बट गया, उसके अलावा इसकी पहले जो है, ये तो अपना लैंड पार्ट था और ये अपना जलीय भाग था। तो पहले ऐसा था, ये टूटा, टूटने के बाद ये उस बाल्टी में या पृथ्वी पर ऐसे तैरता रहा धीरे 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 धीरे, और अभी भी जो है इसकी गति कंटिन्यूस जो है वो चल रही है। आप लोगों को फील नहीं होता, पर अभी भी जिस जगह पर, जिस कॉन्टिनेंट पर अपन खड़े हैं, वो स्टिल मूविंग, कि वो अभी तक जो है चल रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि हिमालय जो है ना, अपना हिमालय नवीनतम वलित पर्वत है, ठीक है, न्यूएस्ट फॉर्म्ड माउंटेन है। तो वो क्या है, अभी तक प्रॉपर उस स्टेज में नहीं आया कि वो बन चुका है। हिमालय स्टिल बन रहा है। हिमालय की हाइट जो है हर साल 3 सेंटीमीटर ऊंची हो रही है। वो क्यों ऊंची हो रही है? क्योंकि जो अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो क्या है कि ऊपर की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ जो है गति कर रही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी। उसमें जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, जो कागज के जो टुकड़े टूट गए थे वो 8 या 7-8 बड़ी प्लेटों में टूट गए, और छोटी छोटी प्लेटें जो और हैं तो उन टुकड़ों में वो टूट गए, और वो अभी तक जो है आपस में टकरा रहे हैं। कुछ तो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, और कुछ क्या है एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और वो टक्कर रेगुलर चल रही है। तो अपन जहां पर है उसकी बात करते हैं, तो अपनी प्लेट को बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। वो किस प्लेट में धसी हुई है इस वक्त? यूरेशियन प्लेट में धसी हुई है, और वो जो उसका मूवमेंट है वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हाई टाइड, उच्च ज्वार जो आता है, तो अपनी जो बाउंड्री है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पानी ऊपर आ जाता है लैंड के ऊपर। फिर उसके बाद जो निम्न ज्वार आता है, पानी लैंड से उतरता है, तो अपनी जो नीचे की जो प्रायद्वीप की जो बाउंड्री है, अगर पानी का जैसे कि इस पे से ऊपर चढ़ेगा तो इसकी थोड़ी थोड़ी बाउंड्री को, थोड़ी थोड़ी बाउंड्री को क्या है, कवर कर लेगा। और उसके बाद जब पानी नीचे उतरेगा तो लैंड पार्ट बड़ा बन जाएगा। तो ये क्या है कि कंटिन्यूस जो है ये गति चल रही है। तो हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया। हिमालय कहाँ पे? अपने यहाँ पर पाया जाता है। अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता, सोचा है कभी? ठंडी हवाएं आती, क्योंकि अपने यहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र आता है उसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंधीय है, उसके ऊपर क्या है? शीतोष्ण या उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय, ये इसके नाम है। क्या क्या? शीतोष्ण, उपोष्ण, या फिर कोष्ण शीतोष्ण। ये जो है इसके नाम है। पर हिमालय जो है वो क्या, उन ठंडी हवाओं को रोक देता है। तो जितनी भी जो ठंड बचती है वो कहां तक? लास्ट हिमालय के जो पास के जो रीजन है, जो पास के जो स्टेट है, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और थोड़ा बहुत पंजाब, ये क्या बोलते हैं इसको, बिहार, हरियाणा, थोड़े थोड़े जो पार्ट हैं वो ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो ये जो बर्फ जो वहां तक जम रही है और थोड़ी नीचे तक आती, तो वनस्पति जो आप लोग देखते हो यूपी में जो इतनी बढ़िया खेती हो पाती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये सब कुछ क्या है, कैसे क्या बोलेंगे इसको? ईश्वर की माया बोलेंगे? हाँ, प्रकृति की माया बोलेंगे। देखो, अपन जैसे एक परमाणु होता है ना, छोटा, तो इस पूरे ब्रह्मांड में अपन एक छोटे से परमाणु के समान है। तो ना तो ये अपनी माया है, ना ईश्वर की माया है। अपन क्या है कि एक वो चल रहा है, एरा चल रहा है, एक युग चल रहा है, अपन उस युग का एक हिस्सा है। जुरासिक वर्ल्ड जब था, जब जुरासिक एज जब चल रही थी, तब वहां पे कोई ईश्वर नहीं था, जीव जंतु थे, सारी चीजें थी। अपने को उसके तो अवशेष मिलते हैं, किसके? जुरासिक के डायनासोर के अवशेष मिलते हैं, पर अपने को भगवान की कोई मूर्ति नहीं मिली अपने को तब। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं नास्तिक हूँ या मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं डेली मंदिर जाता हूँ, माला भी जपता हूँ,
ठीक है, और खूब जय श्री राम भी करता हूँ, पर एक लॉजिक जब अपन पढ़ने लगते हैं तो अपन ढूंढते हैं कि लोग ज्ञान की तलाश में कहाँ कहाँ पहुंचे। ठीक है, तो तुम भी ज्ञान की तलाश में यहाँ पे आए हो, तो सस्ते मुस्ते तुम भी गौतम बुद्ध तो हो ही, थोड़ा बहुत अर्जित हो ही गया है, नहीं? सस्ते हो कि नहीं हो? कोई सस्ता महावीर है, कोई सस्ता गौतम बुद्ध है, कोई शंकराचार्य है तुम में से, तो तुम सब थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ तो बन ही गए हो ज्ञान अर्जित करके। और अभी तुम बाहर अगर थड़ी पे बैठ जाओ तो तुम्हारे अंदर को तो फिर परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है फिर। तो वो वाली बातें हैं। तो ठीक है, तो इसमें भगवान का लॉजिक इसलिए बनाया गया था, थोड़ा सा मेरे को जो मैंने अब तक जो पता लगाया है वो ये है कि अपन क्या जानवर हैं, और जानवर भी कैसे हैं, अलग अलग स्पीसीज के हैं, तभी अपन सबकी शक्लें अलग अलग है, अपना कद अलग अलग है, अपनी बॉडी की बनावट अलग अलग है। तो इस जानवर को इंसान बनाने के लिए, क्योंकि अपन वैसे जानवर हैं कि अपन अपना ना विकास कर सकते हैं, अपन कपड़े सिल के पहन सकते हैं, जूते पहन सकते हैं, अपन उनको डिजाइन कर सकते हैं। तो पर ये सब तो बहुत पहले से चलता आ रहा था, अपन आदिवासी थे, पहले तो नंगे घूमते थे, फिर उसके बाद अपन ने थोड़ी शर्म आई तो अपन ने वो छाल वाल बांधनी शुरू करी, फिर थोड़ी शर्म आई तो पहले अपन फिर थोड़ा घर बनाना शुरू किया, फिर थोड़ा सा अपन ने परिवार बनाना शुरू किया, फिर कपड़े पूरे पहनने शुरू किए, तो ऐसा अपना विकास होता गया। पर वो विकास होता जा रहा था तो पहले क्या मत्स्य न्याय हुआ करता था। मत्स्य न्याय समझते हो आप लोग? मत्स्य न्याय कभी नाम नहीं सुना? मत्स्य न्याय क्या होता है? मत्स्य न्याय क्या होता है कि मत्स्य मतलब होता है मछली। समंदर में मछलियों क्या नियम होता है? जो बड़ी मछली होती है वो कमजोर मछली क्या है, खा जाती है। तो ऐसे ही होता था पृथ्वी पर भी, कि जो शक्तिशाली होता था वो थप्पड़ मार करके सामने वाले के सारे एसेट छीन लिया करता था। कि अगर आपके पास अच्छा घर है तो कोई ताकतवर आदि मानव आया तो उसको घर से निकाला, अभी मैं यहाँ रहूंगा। तो ये हुआ करता था। तो अपने जैसे कुछ ज्ञानी थे उस टाइम पे, तो जिन्होंने सोचा कि क्या गलत हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया भगवान का कि इंसान को किसी चीज से क्या डराया जाए, या उसको अच्छा बनाने के लिए जो है एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि ऐसी भगवान नाम की चीज होती है। फिर लिखी गई क्या? महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण। तो ये सारी चीजें क्या है, इसलिए लिखी गई कि आप ना इनसे प्रेरणा लो। जैसे बचपन में आप कॉमिक बुक नहीं पढ़ते थे, तो उसमें सुपर हीरो होता था, तो अपने को क्या लगता था वो लोगों को बचाता है, काश मेरे पास भी ऐसे सुपर पावर्स हो। तो अब कई लोग तो ऐसे होते थे कि मैं, हाँ, कोई किसी को स्पाइडरमैन बनना था, किसी को शक्तिमान, लोगों ने कोशिश भी करी थी बनने की तो उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी फिर तुरंत ही। तो वो सारी चीजें इसलिए बनाई गई कि आप उनसे शिक्षा लो, गलत काम करने से डरो, और अच्छे काम करने के लिए क्या हो, प्रेरित हो। तो वही आप लोगों को वही शिक्षा यहाँ पे ली आई है। अच्छे काम करने के लिए तो प्रेरित हो आप, समाज सेवा करने के लिए तो आए हो, पब्लिक सर्वेंट बनोगे तुम लोग। तुम लोग यहाँ को राजा वाजा बनने नहीं आए हो, पहले बता दूं। तुम लोग सोच रहे हो कि ये भाई ऐसा ही बन गए तो 2 स्टार लग गए तो वो पूरे अंतरिक्ष के स्टार ही आके यहाँ लग जाएंगे। 2 स्टार मतलब 2 स्टार, समझ रहे हो? और उसमें भी तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, वो तो तुम्हारी तो धौंस है बस, कि तुम जबरदस्ती किसी को भी धमका लो, कुछ भी कर लो। तो वैसा मत बनना। ऐसा बनना कि सामने वाले को बहुत इज्जत दो, सलीका दो, उसको ऐसा लगे कि यार आज तक जिंदगी में ऐसा ही इतने देखे पर इसके जैसा बंदा नहीं देखा। तो अफसर सब बनते हैं, पर अच्छे अफसर की पहचान तभी होती है। डिपार्टमेंट में पता है क्या होता है, पापा क्या है हमारे तहसीलदार हैं, तो बताते हैं कि वहां पे जब एसडीएम बन करके आते हैं लोग, सर्किल इंस्पेक्टर बन करके आते हैं, तो कई तो इतने अच्छे होते हैं, कई इतने अच्छे होते हैं कि जनता उन्हें अभी भी याद करती है। कई बूढ़े बड़े जो होते हैं उनके ऑफिस में मतलब इतना अच्छा लगता है, उनके घर पे अगर तुम चले जाओ ना तो उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं कि अरे सर, मतलब हमारे घर पे तो ईश्वर आ गया। और कई ऐसे होते हैं कि अरे वो आ गया, अरे वो आ गया, उसको छुपा दो, इसको छुपा दो, वो ये नहीं देख ले, वो नहीं देख ले। कई ऐसे होते हैं। तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम सामने वाले की नजरों में खौफ देखना चाहते हो कि इज्जत देखना चाहते हो, दोनों देखना चाहते हो, हैं? अरे तो दुष्टो, फिर तो तुम बन ली ऐसा ही। अभी से तुम्हारी सोच ये है, बाद में तो न जाने तुम्हें लाइफ कैसे कैसे वो देगी थपेड़े। तुम तो इसी के साथ, पेंजिया के साथ और पेंथलासा के साथ टूट टूट करके बिखर जाओगे तुम तो। ऐसा नहीं बनना, अभी से माइंड सेट को रखो सॉलिड। ठीक है कि मैं बदलूंगा नहीं, और तुम बदलोगे नहीं। माइंड सेट जब तक सॉलिड नहीं बनेगा ना, जब तक ये एग्जाम भी क्लियर नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा जेन्युइन रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, और ऊपर वाला है, ठीक है, मान लो इस बात को। तो कोई इसमें कोई वो नहीं है कि अपन इसमें तर्क वितर्क नहीं कर सकते। तो ये हुआ पेंजिया। इसके बाद इसमें सागरीय हलचल हुई, तो ये टूट गया 2 भागों में।
सबसे पहले तो अब ये दो भागों में टूटा, जो नॉर्थ की साइड, उत्तर की साइड जो पार्ट गया उसको क्या कहते हैं? अरे मन में मत बोलो। हाँ, गोंडवाना लैंड। और ऊपर जो नॉर्थ की साइड अंगारा लैंड। ठीक है, नॉर्थ की साइड, उत्तर की साइड जो हिस्सा टूट कर, समझ में आ रहा है ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? कि ये पृथ्वी है, इस पे पहले ये लैंड पार्ट हुआ करता था 29%, इसको बोलते थे पेंजिया। इसके बाद ये हुआ करता था 71%, इसको बोलते थे पैंथा लासा। और ये वाला पार्ट जब सागरीय हलचल हुई तो ये दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला जो नॉर्थ की तरफ जो पार्ट गया और साउथ की तरफ ये वाला जो गया, इसको बोलते हैं अंगारा लैंड, और इसको बोलते हैं, इसके बीच में क्या आएगा? जब दो लैंड टूटेगी तो बीच में पानी भरेगा। ठीक है, और वो जो पानी भरता है इसको बोलते हैं सबसे पहली चीज तो भूसन्नति। ठीक है, जब दो लैंड पार्ट टूटते हैं और इनके बीच में जो पानी जो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन। ठीक है, वो जब टूटता है तो उसके बीच में पानी भरा, और पानी भरा तो वो जो पानी जो था उसको क्या, किस में से आया? पैंथालासा में से निकल करके आया, और पैंथालासा में से जब निकल करके आया तो उसको क्या कहेंगे अपन? तैतीस सागर कहेंगे, तैतीस सी कहेंगे। तो अपना जो भारत बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है? अंगारा लैंड का पार्ट है क्या भारत? नहीं है। अपना जो भारत बना हुआ है वो 33 सागर पे और गोंडवाना लैंड पे बना हुआ है। भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान तो किसका भाग है? 33 सागर का भाग है। और प्रायद्वीपीय पठार और पर्वत वो जो है किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। बच्चा फिर समझो, ऊपर चला गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड क्या है? ऊपर गया नॉर्थ में, उत्तर में, और नीचे वाला जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड है, और उनके बीच में क्या है? 33 सागर है। तो भारत जो है वो इस पे बना हुआ है, किस पे बना हुआ है? 33 सागर और गोंडवाना लैंड पे बना हुआ है। और इसमें भी जब बात करें कि अब मैदान कैसे बना और पर्वत कैसे बने, ये लॉजिक उठता है नहीं उठता? कि जब सर 33 सागर का भाग है, उत्तर का विशाल मैदान, तो 33 सागर कहाँ है? झीलें बन गई, अवसाद जमा हो गए, और जब प्लेटें गति कर रही थी तो अपना जो मैदान वाला पार्ट था वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठ गया, और उसका जो 33 सागर का जो पानी था, मतलब बहुत टाइम तक इस पे 33 सागर रहा, वो पानी क्या है वहां से हट गया। हटने के बाद क्या वहां पे क्या बचा? सिंपल मैदान बचा। अब मैदान तो उत्तर का विशाल मैदान भी है, थार का मरुस्थल भी है, वो भी मैदान है। पर उत्तर के विशाल के मैदान में क्या है? नदियां आती हैं हिमालय से, जो है अवसाद लेकर के आती है, और उन अवसादों की वजह से क्या है, वो अवसाद जब नदी लेकर के आती है तो अवसाद क्या है वहां पे ड्रॉप कर देती है जहां से गुजरती हैं। जो बड़े अवसाद होते हैं उनको ड्रॉप करती जाती है, छोटे 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 को आगे लेती जाती है, और लास्ट में जाकर के जहाँ डेल्टा बनाती है वहां देखोगे कि आप, वहां बहुत ही अवसाद पाए जाते हैं और बहुत ही कीचड़नुमा मिट्टी पाई जाती है। बारिश का पानी आता है, जब बारिश, जब सड़क पे से पानी बह करके निकलता है तो देखोगे मिट्टी पड़ी होती है सड़क के ऊपर, वो क्या होते हैं? अवसाद होते हैं। वो क्या, जैसे कि नदी बहा करके लेकर के आती है, तो नदी जब वो अवसाद लेकर के उत्तर के विशाल मैदान में छोड़ती है तो उसमें क्या है, खेती की जा सकती है, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, उपजाऊ होते हैं। पर नदियां मरुस्थल में नहीं बहती हैं। अगर मरुस्थल में भी नदियां बहती तो अवसाद होते और वहां पे भी क्या खेती पॉसिबल हो पाती, पर मरुस्थल में नदियां बहती नहीं है, इस वजह से जो है वो अनुपजाऊ मैदान पाया जाता है मरुस्थल का। तो ये लॉजिक हो गया। अब इसके बाद इसकी जो चट्टाने जो नीचे पाई जाती है, अब इसमें पहले जब 33 सागर था तो जलीय जीव जंतु भी पाए जाते थे, वनस्पति भी पाई जाती थी, तो वो क्या है, जमीन के अंदर दब गई। और वो दब गई तो जो पेड़ पौधे, जो वनस्पति थी, वो किस में तब्दील हो गई? हाँ, वनस्पति किस में तब्दील हो गई? जीवाश्म में तब्दील हो गई। और वो भी जीवाश्म में भी क्या, मेन कोयला। ठीक है, और जो जलीय जीव जंतु जो थे, जीव जंतु किसके बने हुए होते हैं? हाइड्रोकार्बन के बने हुए होते हैं। तो जीव जंतु जो थे वो किस में तब्दील हो गए? पेट्रोलियम में तब्दील हो गए। बहुत अच्छे। तो कैसी चट्टानें पाई जाएंगी फिर यहाँ पर? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है। अवसादी चट्टानें समझ गए ना? अवसाद, सेडिमेंट्स,
जो नदियां लेकर के आती हैं। और उसके अलावा जो चट्टानें जो पाई जाती है, अवसादी चट्टानें, सबसे कठोर चट्टान जो होती है कौन सी होती है? आग्नेय। चट्टानें कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, ये हो गई आपकी आग्नेय, ये अवसादी और ये कायांतरित। आग्नेय टूटेंगी, क्या बनेंगी? अवसाद बनेंगे। पहाड़ जो होते हैं, नदियां गिरती है पहाड़ पे से ऊपर से नीचे, तो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ती है, वो टूट कर क्या बन जाते हैं? अवसाद बन जाते हैं। तो वो कैसी चट्टानें कहलाती हैं? अवसादी चट्टानें कहलाती है। वो अवसादी चट्टानें क्या होती है, फिर आगे टूट करके किस में तब्दील हो जाती है? कायांतरित चट्टानों में टूट करके तब्दील हो जाती है। और फिर ये कायांतरित चट्टानें दबाव और ऊष्मा की वजह से ये प्रेशराइज होकर के फिर ये किस में वापस पिघल करके तब्दील हो जाती हैं? आग्नेय चट्टानों में तब्दील हो जाती हैं। तो ये क्रम क्या है? चलता रहता है। तो सबसे मेजर फैक्टर क्या होती है? ऊष्मा जो है, और या फोर्स जो क्या है, चट्टानों को तोड़ता और जोड़ता है। अब अपना जो हिमालय है, हिमालय जो बना हुआ है वो इतने सॉलिड चट्टानों से नहीं बना हुआ जितना सॉलिड चट्टानों से क्या बनी हुई है अपनी? अरावली। समझ रहे हो? तो अरावली जो है वो क्या, उसमें सबसे ज्यादा कैसे वो पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज नहीं पाए जाते। अधात्विक खनिज सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये बात अपन ने कर ली। इसके अलावा ऊपर वाला हिस्सा टूटा, वो क्या बना? अंगारा लैंड बना। अंगारा लैंड का एक और नाम होता है, अंगारा लैंड तो क्या बहुत पुराना नाम हो गया, आजकल एक आध सवाल आए हैं उसमें पेपर में, तो इसमें एक नया नाम हो रहा है इसका, आप लोगों ने सुना भी है। आ रहा है याद? लोरेशिया। लोरेंशिया नहीं, लोरेंशिया तो एक पठार है, लोरेशिया। और ये कौन सा है? अंगारा लैंड। ठीक है, तो अंगारा तो आप लोगों को पता ही है, अब अंगारा को भूल जाओ, इसको क्या बोला करेंगे अपन? लोरेशिया। और नीचे वाला गोंडवाना, बीच में क्या है? तैतीस सागर। इतना समझ में आया? अभी तक अपन ने कुछ नहीं पढ़ा है वैसे समझने जैसा, पर ये बिल्कुल बेसिक है कि अपने दिमाग में मैदान कैसे बना। तो मैदान किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। नमक की जो जो खारे पानी की जो झीलें हैं वो किसके अवशेष हैं? तैतीस सागर के अवशेष है। कि जो तैतीस सागर जो रिसना था, जो चला गया पानी, और जो गहराई में जो भरा रह गया तैतीस सागर का जो खारा पानी जो भरा रह गया, वो क्या अवशेष किसके हैं? तैतीस सागर के अवशेष हैं। उत्तर का विशाल मैदान किसका भाग है? तैतीस सागर का भाग है। और प्रायद्वीपीय पठार और पर्वत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। मैप बनाना आता है क्या आप लोगों को? अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, अक्षांश और देशांतर। एक बार इस मैप से पहले वो बात कर लेते हैं अपन। अक्षांश और देशांतर का क्या लॉजिक है, अपन ने क्यों बनाई? कि इनके वास्तविकता में कोई इनके वो वजूद है, या फिर ये ऐसे ही खामा खाई है? हाँ, काल्पनिक है। क्यों बनाई अपन ने ये? हैं? किस लिए? ठीक है। और पृथ्वी बहुत बड़ी है। अब आप लोग कहाँ पे हो, कैसे बताएंगे? अक्षांश के थ्रू बताएंगे। अक्षांश क्या होते हैं कि पृथ्वी के बीच में जो विषुवत रेखीय वृत्त होता है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध।
तो ये जो लाइंस होती है, अक्षांश रेखाएं होती है, ये इस वृत्त की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और जब ध्रुवों की तरफ अपन जाते हैं तो इनकी क्या है, लंबाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और सबसे अधिक लंबाई कहां पर होती है इसकी, भूमध्य रेखा पर, जिसे विषुवतीय रेखीय वृत्त कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लाइन फ्रंट में देख रहे हो तो ये लाइन अलग है और पीछे वाली अलग है, ये पूरे वृत्त होते हैं। रेखाओं के क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। फ्रंट से देखते हैं तो अपने को सिर्फ एक लाइन दिखती है। तो ऐसे जो है कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 170। और कितने अक्षांश हैं, 181। तो इसका ध्यान रखना, अक्षांश कितने, 181, 181। और अक्षांश रेखाएं कितनी है, ऐसा क्यों है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है वो क्या है, पॉइंट है, डॉट है, वो रेखाएं नहीं है, पर वो अक्षांश हैं। ठीक है। और जो बाकी जो नीचे से शुरू होते हैं वो नीचे पॉइंट से, फिर उसके बाद जो रेखा शुरू हो जाती है, रेखा बढ़ते बढ़ते पहुंचती है भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक। उसके बाद फिर से वो दक्षिणी गोलार्ध में अपन बढ़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, सबसे कम। और लास्ट में जाकर क्या बन जाती है, बिंदु बन जाती है। इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लो। ये इसे क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा, कितने डिग्री, 0 डिग्री। इसके बाद कौन सी रेखा, कर्क रेखा, कितने डिग्री, कितने, फिर उसके बाद ये एक ही तरह से आवाज क्यों आ रही है मुझे, तुम लोग एनसीईआरटी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी क्या, 10th क्लास में, ये 6th क्लास में आ गई थी शायद, ये 6th क्लास में आ गई थी। पर वो किसको पता था कि छठी क्लास दोबारा पढ़ने को पड़ेगी है। ये इसके बाद ये वाली रेखा, अरे तुम लोग, मैं पूछूंगा ठीक है, वही बताएगा। हाँ आप बताओ बीच में। हाँ, मकर रेखा कितने डिग्री, 23.5। ये 66.5, क्या बोलेंगे, कौन सी रेखा है ये कौन सा व्रत है ये, आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। ठीक है। तो ये अपनी हो गई इक्वेटर, पीछे ही घूम करके ये जो है इक्वेटर गोल है। तो ये क्या है, पूरा वृत्त है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखीय वृत्त। ऐसे ही ये वाली भी रेखा जो पीछे जाकर के पूरी गोल घूम करके आ रही है, और ये वाली भी जो है आर्कटिक वृत्त जो है पूरा घूम करके आ रहा है। अब ऐसे ही ये तो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज। ठीक है। और ये वाली जो लाइन होती है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो रेखाएं होती है ये देशांतर रेखाएं होती है, और ये भी अपने आप में वृत्तीय होती है। ठीक है। तो ये वाली जो रेखा आप देख रहे हो ग्रीनविच जो सेंटर में है, ये आगे से आकर के पीछे से घूम करके पूरा एक वृत्त बना देती है। तो ये जब वृत्त बना देती है तो ये दो भागों में बांटती है इस पृथ्वी को, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो ग्रीनविच जो लाइन है, पहली बात तो उसका ग्रीनविच नाम नहीं होता, ग्रीनिच है ये। ठीक है। तो ये जो लाइन है ये पीछे से घूम करके एक पूरा वृत्त बनाती है। ऐसे ये सारी लाइनें भी क्या वृत्त बनाती हैं। तो ये क्या एक ग्रिड पैटर्न होता है। ठीक है। कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का क्या होता है, ग्रिड पैटर्न होता है। अब इसमें ये सबसे बड़ा सवाल आया था कि देशांतर रेखा गुजरेगी, ठीक है, इसका तो समझ गए सेंटर में से गुजर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब ये वाली जो रेखा है इसको कहां से गुजारा जाए, ग्रीनिच रेखा को कहां से गुजारा जाए। तो क्या हुआ था, लंदन में जो है, ग्रेट ब्रिटेन में राजकीय वेधशाला है, ठीक है, लंदन के अंदर, जो क्या है कौन से ग्रीनिच शहर में है। तो उन्होंने वहां पे ही जो इन इन लोगों ने इसका पता लगाया कि ऐसी रेखाएं होगी और अपन टाइम जोन बनाएंगे इससे। तो उन्होंने सोचा इसको कहाँ से गुजारें, तो उन्होंने सोचा कहीं और से क्यों, जब अपन ने पता लगाया तो अपने यहीं से गुजारो। तो उन्होंने क्या किया कि इस वाली सेंटर वाली रेखा को कहाँ से, लंदन से होकर के गुजारा। ये लंदन से होकर के गुजरी। इसके बाद इधर वाला जो पोर्शन है वो
कैसे बढ़ता है, प्लस, और कहां तक जाता है वो, 180 डिग्री तक, और इधर माइनस 180 डिग्री। अब मैं प्लस और माइनस क्यों बोल रहा हूं, कोई जवाब देगा इसका? हाँ, इधर टाइम बढ़ता है, और अब इसका ही मुझे लॉजिक बताओ कि इधर टाइम क्यों बढ़ता है, इधर टाइम कम क्यों होता है? हाँ बहुत अच्छे, क्या, सूर्य से पृथ्वी जब रोटेट करती है, ठीक है, तो पृथ्वी पे क्या होता है कि पृथ्वी, जैसे कि ये पृथ्वी अपनी और ये अपना सूर्य है। अब पृथ्वी से क्या है कि इस वाले पोर्शन पे जो है लाइट पड़ेगी, और पृथ्वी क्या पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रही है। अब कब जब घूमेगी, तो जब पहले इस वाले पोर्शन पे लाइट पड़ रही है, इस वाले पोर्शन पे लाइट पड़ रही है, फिर ये घूमेगी तो लाइट वाला पोर्शन, जैसे कि पहले तो मेरे हथेली पड़ रही है, फिर अंगूठा आएगा, फिर पहली उंगली, फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी उंगली, फिर चौथी उंगली, ऐसे ही क्या घूम करके जब तक घूमती रहेगी तो इसकी लाइट क्या चेंज होती रहेगी, और जो जहां पे पहले लाइट है वहां से लाइट हटती जाएगी और अगली जगह पहुंचती जाएगी। इसलिए राजस्थान में भी आपने देखा होगा धौलपुर में पहले सूर्योदय होता है, ठीक है, क्योंकि धौलपुर कहाँ ईस्ट में पाया जाता है, तो पहले ये धौलपुर है, ठीक है, सूर्य है, तो पहले किरण पड़ रही है किसके ऊपर, धौलपुर के ऊपर। पृथ्वी घूमेगी, घूमने के बाद कहाँ पहुंची, जैसलमेर पहुंची। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सुबह 6 बजने थे वो बज चुके हैं, सुबह का सूर्योदय हो चुका है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अभी टाइम है सूर्योदय होने में। तो जब यहाँ पे 6 बज चुके हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अंधेरा ही होगा, अंधेरा होगा, फिर ये प्रकाश में आएगा, तो ये क्या है कि 6 से आधे घंटे आगे पहुंच चुका है, 35 मिनट और 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड, ठीक है। और फिर उसके बाद कहां पड़ रही है, जैसलमेर के ऊपर पड़ रही है, तो जैसलमेर में सूर्य उदय जो होगा वो 35 मिनट 8 सेकंड लेट उदय होगा, और अपने धौलपुर में जो है वो पहले उदय हो चुका होगा। ऐसे ही यहाँ पे होता है। तो अपने को जो देशांतर रेखाएं हैं वो इसलिए बनाई गई है कि पर्टिकुलर अपन टाइम जोन बना सके। तो आप लोग का ये मोबाइल में टाइम वाइम सेट करते हो, जीएमटी लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, तो वो जीएमटी जो लाइन है ना वो ये वाली है, ठीक है, सेंटर वाली है। तो अब इधर से जो अपन आगे बढ़ेंगे, अब ये पृथ्वी है, ये यूं घूम रही है, तो सूर्य किरण पहले यहाँ पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे सूर्योदय हो चुका है, तो यहाँ पे क्या टाइम है, लेट है सूर्योदय होने में। जब पृथ्वी घूमेगी तो फिर यहाँ पे सूर्योदय होगा, और वो सूर्योदय हो चुका है, वहां पे दोपहर होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ये सर्कल काम करता है। अब बात करें कि जीएमटी से इंडिया तक कितना टाइम, मतलब मान के चलते हो कि 5.5 घंटे। अच्छा, मैं तुम लोगों को किसी जगह का टाइम दे दूं, उसके देशांतर दे दूं, और फिर मैं पूछूं कि इस जगह पर इतने देशांतर पर टाइम क्या होगा, निकाल सकता है कोई? हाँ, ठीक है, और कोई है कि जो बोर्ड पे आके एक बार समझा दे? आना, आजा। नहीं, अरे यार एसआई की तैयारी कर रहे हो तुमको और झिझक अभी तक निकल नहीं रही। कैमरे पे हाथ रख लेते, आजा। कब, लाओ इस पे रुमाल डाल दो कैमरे के ऊपर, इसी ये बहानेबाजी खत्म करता हूँ इसकी। हाँ, क्या हुआ? चलो वहां से बताओ, मैं करता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा कैसे निकालते हैं। हाँ, चलो ठीक है, ये है अपना 0 डिग्री पे, कौन सी है, देशांतर है, ग्रीनिच, ठीक है। इसके बाद अपन भारत पे पहुंचते हैं, तो ये अपना भारत है। भारत का मानक समय जो है वो उसके लिए कितने देशांतर माने गए हैं, 82.5 डिग्री। पर भारत कितने डिग्री से शुरू हो जाता है, 70, 64, और 69, और 67। अरे दोस्तों, भारत, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तो यहां पर इसके जो है वो है 67 डिग्री और 6 मिनट। और इसका कहाँ है, कैसे याद आ गए, ट्रिक बना रखी है।
अब मुझे बताओ कि ये मैंने पूरा डाटा लिख दिया क्या ये? हाँ, क्या रह रहा है इसमें? हाँ, पूर्वी, ईस्ट। ठीक है, तो आप लोगों के रिटर्न पेपर तो है नहीं, पर फिर भी अगर रिटर्न पेपर में लिखा जाता है और आप सिर्फ इतना ही लिख करके आ जाते हो तो इसका नंबर कटता है। तो ये पूरा डाटा है कि ये जो है 0 डिग्री से इधर तो है ईस्ट, पूर्वी गोलार्ध, और ये है वेस्ट। तो जब भी अपन इसे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो उसके बाद ईस्ट और वेस्ट लिखेंगे। ऐसे ही अक्षांश की बात करते हैं, लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो ऊपर क्या है? नॉर्थ, और नीचे क्या है? साउथ। तो भारत जो है अपना किधर है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब पूर्वी गोलार्ध में जब भारत स्थित है तो यहां से शुरू हो जाता है अपना भारत, 67 से शुरू हो जाता है और 97 पे जाके खत्म होता है। और कौन से में है? पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसलिए ईस्ट और ईस्ट। चलिए ठीक है, अब ये अपना भारत हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यार ऑलमोस्ट जो है 30 डिग्री का गैप है। कितने डिग्री का गैप है? 30 डिग्री का गैप है। और पृथ्वी 360 डिग्री कितनी देर में रोटेट करती है? वे क्या कर रहे हो? 24 घंटों में। तो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा? क्या ये अकेला ही पढ़ रहा है क्या यहाँ पे? तुम लोगों ने थोड़ी बहुत तो गणित आती होगी। अच्छा, ये मुझे बताना कैसे तब्दील करेंगे इसको, आप बताओ मुझे। ये हमने कैसे निकाला 1 डिग्री में 4 मिनट आ गए? क्यों? मैं जब कह रहा हूं कि 360 डिग्री है, ठीक है, ये तय करने में कितना टाइम लगता है अपने को? 24 घंटे लगते हैं डिवाइड करके। तो डिवाइड मिनट में निकालना है तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपन? पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 24 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 60 से डिवाइड करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, 24 × 60। और अब क्या करेंगे? अरे जब यहाँ पे किसी भी चीज का मान दे रखा है, अब 1 का है तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। कितना? 4 मिनट। तो ये कितना है? तो 1 डिग्री में पृथ्वी कितना घूम रही है? 4 मिनट घूम रही है। समझ? 4 मिनट में पृथ्वी कितना घूम रही है? 1 डिग्री घूम रही है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को थोड़ी देर और पढ़ा है ना मैं, तो मेरे कॉन्सेप्ट उलझ जाएंगे, क्योंकि मैथ्स ही मेरे को करवानी पड़ रही है, हिस्ट्री भी मैं ही करवा रहा हूँ। तो सुनो मेरी बात, अब सुनो सुनो, थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो मैं आगे की बातें भूल जाऊंगा। फिर मेरा चेहरा देखते रहना सर क्या हो गया। ठीक है, सुनो अब आगे सुनो कि पृथ्वी जो है 4 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है? 1 डिग्री घूम रही है। 360 डिग्री घूमने कितना टाइम लग रहा है? 24 घंटे लग रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? और 15 डिग्री। और आप बताओ पीछे। हाँ, 20 डिग्री। नहीं पता? 15? आप बताओ। जब पृथ्वी 1 डिग्री में 4 मिनट घूम रही है तो 15 डिग्री इंटू 15 कितना हुआ? 15 डिग्री बराबर कितने? 15 चौकू 60। 60 मिनट कितने घंटे? 1 घंटा। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम रही है? 15 मिनट। 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है। तो इससे अपने को क्या पता चला? 0 डिग्री है, 15 डिग्री पे कितना प्लस 1 घंटा, 30 डिग्री पे प्लस 2 घंटा, 45 डिग्री पे, ओ सॉरी, हाँ 45 डिग्री पे 3 घंटे। तो क्या करते जाएंगे? अगर पृथ्वी 15-15 डिग्री के इधर अपन मानते हैं तो कितने घंटे जोड़ते जाएंगे? 1-1 घंटा प्लस करते जाएंगे। अब मैं जब कह रहा हूं कि अपने भारत में यहां से लेके यहां तक कितना गैप है? 30 डिग्री का। तो समय का अंतराल कितना होगा? 2 घंटे का। तो सूर्योदय 2 घंटे पहले कहां पर होगा?
अरुणाचल प्रदेश में होगा। पृथ्वी सूर्य की किरणें पहले यहाँ पड़ेंगी, फिर ये घूम करके ये वाला पोर्शन, गुजरात वाला पोर्शन जब सामने आएगा, तब वहां पे कितना टाइम ले लेगा? 2 घंटे ले लेगा सूर्योदय होने में। तो जब यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे होंगे, तो वहां पे कितने बज रहे होंगे? जब सुबह के यहाँ पे 4 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? 2 बज रहे होंगे। दोपहर की बज रहे होंगे ना, रात के 2 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर 2 घंटे लगेंगे, कहाँ पर? यहाँ पर सूर्य को पहुंचने में। तो यहाँ पे अगर 4 बज रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अंधेरा होगा, 2 बज रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं, सवाल कैसे पूछा जाता है कि आपको किसी जगह की लोकेशन दे दी। अच्छा चलो ठीक है, अभी 2 घंटे का अंतराल हो गया। अभी जब 2 घंटे का अंतराल हो गया, तो अपन ने फिर इसका एक मानक समय बनाया है। मानक समय बनाने की क्या जरूरत पड़ी अपने को? क्यों बनाया अपन ने मानक समय? ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। कार्यकाल सेट करने के लिए बनाया। एक और मेजर रीजन है इसका, परिवहन। ट्रेन, बस और प्लेन जब निकलते हैं, तो उसके अंतराल को कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए सबके लिए एक मानक समय बनाया गया, जिससे वो लेट नहीं हो और जल्दी नहीं हो। तो उसके लिए क्या बनाया गया है कि कितने डिग्री का अंतर है? 30 का है। तो यहां से एक रेखा होकर गुजरती है 82.5। तो ये जो है अपना मानक समय बनाया गया है। ठीक है, तो जीएमटी से जो अपन टाइम कैलकुलेट करेंगे, वो ना तो 67 पे करेंगे, ना कैलकुलेट करेंगे 97 पे। अपन कैलकुलेट करेंगे कहां पर? 82 डिग्री पे कैलकुलेट करेंगे। इसको अपन जब 82 डिग्री पे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने बता रहा हूं लंदन में जो है 0 डिग्री। यहां से अपन आगे बढ़े कहां पर? 82.5 डिग्री। जब यहां पर 12 पीएम हो रहे हैं, तो यहां पे क्या टाइम होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे आप मुझे बताओ, कैलकुलेट करके। जीएमटी पे टाइम जब दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अपने इंडिया में क्या टाइम होगा? 5:30 तो होगा, वो समझ गए अपन, पर कैसे होगा? कैसे कैलकुलेट किया? 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ाते जाएंगे। तो इसका सबसे इजी तरीका क्या है? पहले तो ये जो डिग्री है ना, इसको किस में कैलकुलेट करो? मिनट में कैलकुलेट करो। तो 82 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 4, कितना आया? 330 मिनट। अब इस मिनट को किसमें, घंटे में तब्दील करेंगे, तो ये बने कितना? 6 पंजे 30, 5 घंटे 1100। करेंगे, बैठ के करेंगे। ठीक है, बचे कितने? आधा घंटा ऊपर और। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे? क्यों करेंगे प्लस? क्योंकि ईस्ट में जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, ईस्ट में टाइम जोड़ा जाता है, वेस्ट में टाइम घटाया जाता है। तो ये 5 घंटे और 30 मिनट किस में जोड़ू? 0 डिग्री में। तो किस, ये 5 घंटे 30 मिनट किस में जोड़ने हैं? 12 में जोड़ने हैं। तो 12 में जोड़े 5 घंटे 30 मिनट, तो क्या टाइम हो रहा है? पीएम एएम। ठीक है, तो ऑप्शन में ये जो आएंगे ना ऑप्शन, इसके जब तुम सवाल करोगे, तो उसमें एएम भी दे रखा होगा। और तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो, मुझे पूरा भरोसा है। पहला ऑप्शन मिल गया ना, 5 घंटे और 30 मिनट, उसके बाद तुम एएम पीएम नहीं पढ़ने वाले। तुम में से कोई नहीं पढ़ने वाला। जिसने कोई ऐसा सवाल गलत किया है वो जरूर पढ़ लेगा। बाकी तो पीएम देखा ना, एएम देखा, ये देखा बस। और ये दिख गया, और उसके बाद तो तुम यूं है, कई तो ऐसे हो रहे हैं उसमें टिक भी नहीं करते, सीधा गोला लगा देते हैं। इतने श्योर होते हैं कि ये सवाल तो मेरा गलत ही नहीं है। तो पेपर सॉल्व करने का तरीका तो पता है ना तुमको? या फिर तुम में से अभी भी कुछ बालक ऐसे हैं जो ओएमआर भरने में गलती कर रहे हैं अभी तक? है क्या? तुम में से ईमानदारी से मुझे बताएगा, देखो कोई शर्म की बात नहीं है, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी।
किस बच्चे ने लास्ट ओएमआर में गलती करी थी और जिसकी वजह से पूरे 2 एग्जामिनर परेशान हुए थे? 30 क्वेश्चन करिए आया तू? अरे शाबाश। और कोई? पर अब ये गलती पूरी जिंदगी में ना ये कभी नहीं करेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज, ओएमआर को ध्यान से भरो। ओएमआर भर दी, उसके बाद पेपर को पूरा पढ़ो। कई सवाल में पूरा सेंटेंस बोल करके बोल देते, लास्ट में नहीं है, ठीक है? तो वो आप लोगों को क्या नहीं नजर नहीं आता। कई बार क्या होता है कि पूरा सवाल पढ़ लिया, उसमें पहला ऑप्शन ही अपन पढ़ लेते हैं और वही अपने को लगता है सही है और फुल्ली कॉन्फिडेंट लगता है, और अपन क्या बाकी के ऑप्शन भी नहीं पढ़ते हैं, तो वो भी गलत चीज है। सवाल को पहले पूरा पढ़ो, सवाल के लास्ट में एक छोटी जगह वो लिख देते हैं नहीं है, तो वो नहीं है पे ध्यान देना है या नहीं है। दूसरी चीज, ऑप्शन चारों पढ़ने, चाहे तुम्हें पहला ऑप्शन सही लग रहा हो। उसके बाद ओएमआर तुरंत नहीं भरनी है, उस पर जो तुम्हारा सही हो गया उस पर टिक कर दो। ओएमआर कैसे भरनी है? आधा पेपर कर लिया, आधा पेपर करने के बाद या तो कई बच्चे होते हैं इनको लास्ट में समझ नहीं आता, तो आधा पेपर हो गया, आधा टाइम हो गया ना, तो आधी ओएमआर भर दो जितने सवाल कर दिए। और उनको भी कैसे भरोगे? कई जल्दबाजी में लास्ट में क्या करते हैं, ओएमआर भर रहे होते हैं, सवाल देखें, अच्छा ए बी सी डी, बी बी सी ए, बी बी सी ए रट लिया और ओएमआर में बी बी सी ए। अब उस भाई को ये पता नहीं है कि लास्ट में मैंने एक सवाल छोड़ भी दिया था, तो पूरी सीक्वेंस गलत हो जाती है। तो 4-4 के उठाओ, और उनमें से 4 क्या, मैं तो कहता हूँ 2-2 उठाओ। 2 उठाओ, पहले दूसरा, उसके बाद पहला दूसरा फिल करो, दूसरा तीसरा या 5वां छठा या 7वां या 9वां, तो उनको उठा करके उनको धीरे धीरे आराम से फिल करो। सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है पेपर में पढ़ा हुआ नहीं आता, उसके चक्कर में कितने सवाल गलत करते हो तुम? 4 सवाल और गलत करते हो, क्योंकि वो सवाल तुम्हारे दिमाग में अगले 4 सवालों तक घूम रहा होता है। तो वो गलती नहीं करनी है। कम पढ़ो, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं आता। कम पढ़ो, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट तुम्हारी है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो हिस्ट्री के पहले दूसरे पेज तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के होने चाहिए। उसके बाद होना चाहिए सिलेबस, उसके बाद पहला पन्ना राम का और फिर दूसरा पन्ना काम का, वहां से शुरू करनी है। वो पहला पन्ना राम का भी इसलिए छोड़ना है कि कुछ चीजें अपने को इसमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ जाए। उसके बाद से कम 5 पेज के बाद से जो है अपनी कॉपी की शुरुआत होनी चाहिए। है कोई बच्चा ऐसा जो ऐसा काम कर रहा है? कर रहा है? लाओ कॉपी दिखाना। मैं ही आता हूं। सिलेबस का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस। बेटा झूठ ना ऐसा बोलो जो पकड़ा नहीं जाए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं दिखाओ ना, मैं वही, मैंने क्या बोला पहले, लगता है इन्होंने मेरी बात ही ढंग से नहीं सुनी। इन्होंने बात, मैं कह रहा था कि इसमें पहले तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है, हिंदी में जो जो आए। उसके बाद क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या, एक पन्ना खाली छोड़ना है, और फिर उसके बाद ये जो काम आपने यहाँ से शुरू किया है ना, ये 5वें या 6ठे पेज से शुरू होना चाहिए, ठीक है? ये वाला जो आना चाहिए 6ठे पेज पे आना चाहिए। आ गया समझ में? तो अगली कोई कॉपी बनाओ तो उसका ध्यान रखना। ऐसे तुम लोगों को लगता है कि ऐसा होगा नहीं है, सर क्या ही चेक करेंगे? बेटा जितना मेरे मास्टरों ने मुझे दुखी किया है ना, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं तुम्हें प्यार से पढ़ लेने दूंगा, भूल जाओ ये चीज। मैं कॉपी भी चेक करूंगा, सवाल ही पूछूंगा अगर मेरे पास पढ़ना है तो, और जवाब नहीं मिलेगा तो ये जरूर है कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तो तुम इतने समझदार हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन के फैसले तुम्हारे हाथ में हैं। पर जलील कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, है? वो भी नहीं हजम होता आजकल के छोरों को, है? जलील तो हुए पर नहीं होता। मैं कई बार आरएस की कोचिंग में भी गया हूँ एक आध में, तो वहाँ बच्चों को क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ कह दो ना, आप सर पढ़ाने आए हो यहाँ पर, ठीक है ना, मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पैसा दिया है आपको। उनको क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते। हमें तो मास्टर यहाँ से मुर्गा बनता है वो बाहर निकल। हमारे टीचर ऐसे हुआ करते थे। अभी तुम में से किसी क्लास को बाहर निकाल दो ना, तुम्हारा ईगो नाक पे रहता है, तुरंत हर्ट होता है। ईगो, सुपर ईगो, इड, इसमें फर्क समझते हो? नहीं समझते?
ईगो वो है जो तुम्हें दुख पहुंचाता है, ठीक है। तुम्हारी बेइज्जती जो है ना, जो बेइज्जती मैंने तुम्हारी करी, उसके बाद जो तुम्हारे अंदर जो घृणा की भावना जो उत्पन्न होती है ना, वो होता है ईगो। घृणा, गुस्सा, जेलेसी, नफरत, वो होता है ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? आत्मा, जो तुम्हारी इस बात को मानती है कि अगर मेरी गलती पे मुझे किसी ने कुछ कहा है, या मेरी गलती नहीं है तो भी किसी ने कुछ कहा है, तो उसके साथ प्रॉब्लम है, और इस गलती पे कुछ कहा है तो उसने सही कहा है। ये जो बात मानने की जो एक्सेप्टेंस की जो भावना होती है ना, ये होती है सुपर ईगो। और एक होती है इड। इड क्या होती है? सुपर ईगो और ईगो के बीच की चीज होती है। जब इड का जो भाव होता है ना, उसमें क्या है कि तुम समझ नहीं पाते हो कि मेरे को ये भावनाएं एक्सेप्टेंस में तब्दील करनी है, नफरत में तब्दील करनी है। तो देखो, अभी तो इज्जत तो है ही नहीं अपनी, है क्या? अभी तो कहाँ कमाई तुम लोगों ने इज्जत? तो कोई ठेस ही पहुंचा दे तो किसको ठेस पहुंचाई? कुछ है ही नहीं अभी तो। अभी ऐसा ही बन जाओ तब जाकर के कोई तुम्हें ऐसे रास्ते में चलते कुछ छेड़ दे, तब तुम्हारा ईगो हर्ट होना वाजिब मानते हैं, लॉजिकली मानते हैं, तर्क संगत है। पर अभी अगर तुम्हें कोई कुछ कह देता है और फिर जो तुम्हारा हर्ट हो रहा है, वो क्या है? वो तो कुछ ही नहीं है। तो वहम है, तुम अभी तुम्हारे बहुत बड़े वहम में जी रहे हो। तो उसको थोड़ा सा निकालो, और अपने आप को ना एक बार एक कंडीशन से अलग रख के देखना सीखो। किसी से लड़ाई चल रही है, दो जने आपस में, तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई है, तो अपने अंदर से अपनी आत्मा को निकालो बाहर कुछ देर के लिए, और उसको साइड में खड़ा करो, और फिर उसको देखो कि तू किस बात पर लड़ रहा है इससे। तो तुम्हारी आत्मा बोलेगी अभी तेरा दिमाग खराब है क्या, इतनी सी बात पे कि उधर सरक जा, मेरी कॉपी में पेन चला दिया, या मेरी टी शर्ट पे पेन चला दिया, ये सर मेरा पेन नहीं दे रहा है। तो ये लॉजिक होते हैं तुम्हारे। तुम्हें तो खैर अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं, पर जो क्लास ज़्यादा भरी हुई होती है ना, तब ये चीज़ होती है, सर ये मेरी जगह बैठ गया, मैं डेली यहाँ बैठता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक बेवकूफ़ी भरी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से बचना है अपने को। तो गंभीरता, समझदारी लानी पड़ेगी पढ़ाई के साथ साथ। इंटरव्यू भी होता है ना इसमें, होता है ना। तो वो क्या है कि तुम कितना ही पढ़ करके आए हो, पर तुम्हारी शक्ल देख के बता देते हैं कि तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग बैठते हैं वहाँ पे, तो वो पता चल जाता है उनको कि किस हिसाब का आदमी है, और ये हमारे सिस्टम में कैसा काम करेगा क्या नहीं करेगा। तो उनको ही बेवकूफ़ बनाना है तुमको, क्योंकि मुझे पता है जिस मिट्टी के तुम बने हो तो बदलने से रहे, पर एक मिट्टी का लेप चढ़ा लो ऊपर, जिससे कोई अंदर की मिट्टी पहचान नहीं पाए। मुल्तानी कहाँ पाई जाती है? मुल्तानी मिट्टी बाड़मेर में पाई जाती है। और सेकंड नंबर पे कहाँ पाई जाती है? बीकानेर। चलो पढ़ते तो हो यार थोड़ा बहुत। चलो क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, अब इसमें एक सवाल बनाता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा सा टफ बनेगा, उसमें दिमाग लगाना। ये क्या 0 डिग्री? ये है न्यूयॉर्क। कहां पर है न्यूयॉर्क? अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका? ठीक है, यहां पर टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं दोपहरी के। और टाइम, इसके अक्षांश कितने हैं? अक्षांश मान के चलते हैं 38 डिग्री। ईस्ट होगा वेस्ट होगा? वेस्ट क्यों होगा? आप बताओ वेस्ट क्यों होगा भैया? आप बताओ पीछे वेस्ट क्यों होगा? हाँ, आप जिन्होंने मुंह यूं रख रखा है। आप मैडम, आप नहीं पता आपको भी? ये मैंने न्यूयॉर्क लिखा है 38 डिग्री। ये ईस्ट होगा वेस्ट होगा? वेस्ट क्यों होगा? कौन से गोलार्ध में है अमेरिका? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी? पश्चिमी। लंदन के पीछे तो पड़ता है, तो क्या लिखूं यहाँ पे? वेस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये है अपना मद्रास, और इसके अक्षांश जो है वो 81 डिग्री है। टाइम क्या होगा मद्रास में इस वक्त? हम्म। हवा में कर दोगे क्या? तुम इंटेलिजेंट हो गए क्या सबके सब? अरे पेन उठा लो, एक खोल लो, नोटबुक खोल लो। अरे अंग्रेजों। करो करो, आ रहा हूँ, सभी कॉपी चेक करूंगा मैं क्या क्या लिखा है। कुछ भी मतलब लिखा हुआ पेन चला हुआ होना चाहिए वहां पे।
गलत सलत नहीं आ रहा जवाब, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे, वो सबसे बड़ी घृणा की बात है मेरे लिए। देखते हैं और क्या आंसर आ रहा है। 2:05, 50 मिनट, 2:50, 9:50, आप भैया पीछे। अभी तो सवाल ही लिखा है इन्होंने। हाँ, सवाल चल रहा है अभी तो। हम्म। हाँ, नहीं आ पा रहा, तो ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। इतना सही पढ़ाने के बाद भी नहीं आ रहा है तो गलती मेरी है। नहीं, सीख जाना चाहिए तुम लोगों को। कर रहे हो। हम्म। 2:30, और 2:30 क्या, AM PM? 15 + 15, इनकी तो गणित अलग चल रही है। आपने शुरू किया है। हाँ, हाँ करो। कैसे किया बताओ। 152 मिनट कैसे हुए? हम्म। अच्छा, आप बताओ। आप इसी कॉपी में? हाँ, आज ही ज्वाइन करी है, ये तो फिर और भी शर्म की बात है। पहले दिन ही आए हो, आपने नोटबुक नहीं लाए, लिख पेन नहीं चल रहा है आपका। हाँ, ये गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं होने वाला कुछ। हाँ, 2:30 AM होगा। हाँ भाई, कोई है जो जिसका कुछ आ रहा हो? नहीं। पहले तो मुझे ये बताओ, यहां से 81 डिग्री इधर है। अरे यार, आगे बैठा करो आप कल से ना। ये कितना, 81 डिग्री इधर है, 38 डिग्री इधर है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये पृथ्वी है, ये पहले सूरज का उदय कहाँ पे हुआ? 81 डिग्री पे हुआ, 81 डिग्री पे हुआ। उसके बाद ये यूं घूम रही है पृथ्वी। उसके बाद 38 वेस्ट कब आएगा? पृथ्वी बाद में आएगा। ठीक है, तो इसका मैंने टाइम क्या दे रखा है? पहले दे रखा है। ठीक है, तो इधर वाला टाइम, ये पूरा का पूरा टाइम क्या होगा? ऐड ही तो होगा। मैंने ऐसा नहीं कहना चाह रहा था कि 0 डिग्री के इधर ही टाइम ऐड होगा। समझो बात को, लॉजिक समझो बात में, कि ये पृथ्वी है यूं, 0 डिग्री तो इसका बीच में हिस्सा है। जब सूर्योदय यहां हो गया, तो अब इसमें प्लस माइनस तुम कैसे करोगे? इधर जा रहे हो ना, तो इधर तो माइनस ही होगा। वो चाहे तुम ईस्ट से वेस्ट जाओ, या फिर यहां से 0 तक जाओ, या फिर 0 से वहां तक जाओ, वो पृथ्वी तो पूरी यूं घूम रही है। तो पहले यहाँ पे सूर्योदय हुआ, फिर यहाँ पे सूर्योदय हुआ। अब जब मैंने यहाँ का टाइम दे रखा है, तो यहाँ का टाइम क्या होगा? प्लस ही तो होगा। तो पूरा टाइम यहां से लेकर के यहां तक का टाइम क्या होगा? प्लस ही तो होगा, क्योंकि यहां से अपन ने ईस्ट में चलना शुरू कर दिया दोस्तों।
अपन ईस्ट में 0 डिग्री से नहीं चल रहे हैं, अपन ने ईस्ट में यहीं से चलना शुरू कर दिया, ये टाइम निकालना है अपने को। और अगर मैं यहाँ का देता तो ये पूरा टाइम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माइनस होता। आ रहा है समझ में? तो ये यहाँ से लेकर के ईस्ट में ही चल रहा है, तो टाइम जो यहाँ पे है ना, इससे यहाँ पे क्या होगा, प्लस ही होगा ना। तो मुझे एक चीज बताओ, फिर इसका प्लस होगा तो फिर अपन कैसे निकालेंगे इसका? पहले पूरा लैटिट्यूड का जो, सॉरी लॉन्गिट्यूड का जो गैप है वो ऐड करेंगे अपन, कितना होएगा? कितना? 119 डिग्री। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपन? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करते हैं? कितना? 476। अब 476 को किस में डिवाइड करेंगे अपन? 60 से। कितना बना? छह का पहाड़ा कोई बोल के सुनाएगा मेरे को? छह का पहाड़ा। छह चौका 24, छह पंजे 30, छह चंगे 36, छह सत्ते 42, छह अट्ठे 48 ऊपर चला गया, छह सत्ते 42, कितना? 7। फिर उसके बाद बचा कितना? 56। अब क्या किया जाएगा इसके साथ? प्लस किया जाएगा। प्लस करो तो कितना आ रहा है बताओ? किस में ऐड करोगे ये? दो में ऐड करो तो कितना हो रहा है? 56। दो में 7 जोड़ेंगे, 2 PM, इसके बाद 7 जुड़े, कितना हुआ? 9 PM। उसके बाद 56 मिनट, तो क्या टाइम हुआ? 9:56 PM। किसका आया था आंसर? नहीं आया? कोई बात नहीं, आगे से इस चीज का ध्यान रखना। चलो, ये अपना हो गया अक्षांश और देशांतर। अब इसके, चलो ठीक, मैं, चलो कोई बात नहीं, आगे से इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब भारत की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, भारत के अक्षांश बताओ मुझे। अक्षांश पूछ रहा हूं, अक्षांश यहां से शुरू होएगा। ठीक है, तो भारत कितने डिग्री से शुरू हो जाता है अपना? 8.4। 8.4 नहीं बोलते इसको, 8 डिग्री और 4 मिनट। इसके बाद कहां खत्म हो जाता है भारत अक्षांश पे? इंदिरा पॉइंट पे खत्म हो जाता है, वेरी गुड। इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर है? 37। और कितने मिनट? 6 मिनट। ठीक है, तो ये अपना खत्म हो जाता है 37 डिग्री और 6 मिनट। इसके बाद इसको क्या लिखूं मैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 8 डिग्री को? नॉर्थ साउथ? क्योंकि भारत किस में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये जो आ रहा है ना, ये कहां से आ रहा है? ये 8 से पहले पहुंचेंगे कहां पे? नीचे 0 डिग्री। और 0 डिग्री के बाद कहां जाएंगे? साउथ में जाएंगे। तो 0 डिग्री से नीचे की जो लाइन शुरू होगी वो तो साउथ में जा रही है, अक्षांश रेखाएं जो है, और नीचे जाके लास्ट में कहां खत्म होगी? 90 डिग्री पर। ठीक है, और यहां से 0 डिग्री से शुरू हो गए भूमध्य रेखा से, कहां पहुंचे अपन? 8 डिग्री पे पहुंचे, तो कहाँ क्या शुरू हो गया अपना? भारत शुरू हो गया। इसके बाद अपन कहाँ पहुंचे? 23.5 से पहुंचे, तो क्या आई अपनी? कर्क रेखा आई। इसके बाद अपन ऊपर चल दिए, 37 डिग्री पहुंचे, अपना भारत क्या हुआ? खत्म हो लिया। इसके बाद अपन ऊपर गए, तो उसके बाद क्या आया? 66.5। 66.5 पे क्या, कौन सा व्रत बनता है? अंटा आर्कटिक व्रत बनता है, या फिर इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत। ठीक है, इसका ये नाम हो रहा है। इसके बाद अपना भारत यहां से, ये तो है अपनी 0 डिग्री, क्या है? ग्रीनविच। इसके बाद यहां से अपन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद बढ़ते हुए आए, तो अपना भारत कहां पे आकर के शुरू हुआ? 68 पे हुआ है।
68 डिग्री और 7 मिनट, और यहां से बढ़कर के आया तो कहां खत्म हुआ? 97 डिग्री और 25 मिनट। ये क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? वेस्ट ईस्ट। तो समझ में आया ये अपन ने कैसे से कोऑर्डिनेट दिए? आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आपके समझ में नहीं आया। नहीं आया ना? एक्सेप्टेंस रखो, हाँ नहीं आया। देखो अपन ने क्या पढ़ा था? पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बाद ये क्या हुई? भूमध्य रेखा। इसके बाद भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री से अपन ऊपर बढ़ेंगे, एक एक डिग्री बढ़ेंगे। तो जैसे ही अपन एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 8 डिग्री पे पहुंचे, तो यहां से क्या अपना भारत शुरू हो गया, ठीक है। अब 8 डिग्री से अपन और ऊपर बढ़े, ऊपर बढ़ने के बाद अपना भारत कहाँ खत्म हो गया? 37.6 पे खत्म हो गया। अब ये हो गया अपना प्राइम मेरिडियन, ठीक है। क्या ग्रीनिच रेखा, ये कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। अब 0 डिग्री से अपन इधर इधर की तरफ बढ़े, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कहाँ पे से अपना भारत शुरू हो रहा है? 68 डिग्री से यहाँ से भारत शुरू हो रहा है अपना। और फिर उसके बाद ये पूरा भारत अपन ने तय किया। तय करने के बाद भारत कहाँ खत्म हो रहा है अपना? 97.25। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? भारत खत्म हो रहा है। तो ये अपना भारत है, 8 से शुरू हुआ, 37 पे खत्म हुआ, 68 से शुरू हुआ और 97 पे खत्म हुआ। तो ये किस लिए अक्षांश और देशांतर किस लिए काम आते हैं? इसीलिए काम आते हैं कि भारत की या किसी भी देश की या किसी भी राज्य की स्थिति जानने के लिए जो है अक्षांश और देशांतर काम आते हैं। एक ये पढ़ाई था अपन ने कॉन्सेप्ट कि देशांतर रेखाएं जो होती है, इनकी जो है सबसे अधिक, इनके बीच में दूरी होती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, वो सबसे अधिक कहां पर होती है? ये क्या, ये पढ़ाई की टर्म है क्या ये बीच वाली पे? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री भी कौन सा? विषुवत रेखा। तो सबसे अधिक जो दूरी होगी वो कहां पर होगी? यहां पर होगी, विषुवत, विषुवत रेखा पर होगी। और सबसे कम दूरी कहां पर होगी? पोल्स पर होगी, ध्रुवों पर होगी। क्योंकि अक्षांश रेखाएं कैसे होती है? पोल से शुरू हुई और फिर पोल पे खत्म हो गई। तो यहां से शुरू होगी, यहां पहुंचे अपन, भूमध्य रेखा तल पर पहुंचे, ठीक है, यहां पे सर्वाधिक है, और फिर ऊपर जाने पर कम हो जाती है, 0 हो जाती है। तो देशांतर रेखाएं जो होती है उनके मध्य की दूरी जो है ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती है, और सर्वाधिक कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों तक समान बनी रहती है, पर उनकी लंबाई ध्रुवों पर जाने पर कम होती है। बीच की दूरी समान बनी रहती है। कितने किलोमीटर? 111 किलोमीटर। और इसकी भी ऑलमोस्ट इतनी ही रहती है। जो सबसे अधिक जो दूरी रहती है ना भूमध्य रेखा पर, वो रहती है 111.4 किलोमीटर, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। पोल्स पर जाने पर उनकी लंबाई कम होती जाती है, पर उनके बीच की दूरी समान बनी रहती है। इस वजह से कितनी अक्षांश रेखाएं हैं अपने पास? 100, 179, 179। कितने अक्षांश है अपने पास? 181, 181। देशांतर रेखाएं कितनी है अपने पास? देशांतर वृत्त देखे जाए तो 180 है, और देशांतर रेखाएं देखी जाए तो कितनी है? 360 है। इनमें सब देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है? ध्रुवों, उस पे भूमध्य रेखा पर होती है। और ऊपर जैसे जाते जाएंगे ध्रुवों की तरफ तो दूरी कम होती जाएगी। तो ये जो इतनी सारी बातें, इतना लंबा पैराग्राफ मैंने बोला है, इसमें से हर छोटी छोटी बात का एक सवाल बनता है। अक्षांश देशांतर पे यार कैसे रहेगी समान, मैं फिर समझा रहा हूं। ये आपका देशांतर है, जब मैं बनाई इसको ऐसे रहा हूं, जब ये एक पोल पे आकर के मिल रही है, तो ये कैसे इनकी दूरी समान रह जाएगी? ये तो ये अपना है, ये तो ये सबसे ज्यादा दूरी दो देशांतरों के बीच में कहाँ रहेगी? पोल पे, इस पे भूमध्य रेखा पे तो नहीं रहेगी। पोल पे जाने पर क्या होगी? पोल पे सारी रेखाएं आपस में जाके मिल रही हैं, तो जब मिल ही रही हैं तो उनके बीच की दूरी बची कहाँ? 0 होगी ना पोल पे जाकर के। तो सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होगी। इसके अलावा ये अपना देशांत वो अक्षांश है, तो इनके बीच की क्या रहेगी? दूरी समान रहेगी। पर इसकी जो रेखा है, पहले ये बड़ी है,
ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, फिर छोटी, फिर छोटी। तो सबसे अधिक, सबसे लंबा जो अक्षांश है वो भूमध्य रेखा है। उसके बाद सबसे छोटा अक्षांश जो है पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सबसे छोटा अक्षांश नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सबसे बड़ा अक्षांश भूमध्य रेखा। तो एग्जामिनर कैसा भी सवाल बना सकता है, कैसी भी लैंग्वेज बना सकता है। तुम्हारा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तब तक तुम या तो मेरी दी हुई परिभाषा पे चलते रहोगे कि सर ने तो ऐसा ही बोला था, उसके ऊपर नीचे कोई शब्द आ गया तो हमें नहीं समझ आ रहा, या फिर इसका कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसी कोई रेखाएं है ही नहीं। पहली बात तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, अपन ने अपने मन से मानी, जैसे मैं से मानते हैं ना, माना एक्स, माना वाई, तो ऐसे माना देशांतर, माना अक्षांश, और फिर उसको अपन ने किस में कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया, उनको डिग्री दे दी है। तो ये जो है, अब तुम ये देखते हो ना, ये 23.5 पे जो शुरू होती है वो कैसे नापते हैं, 0 से। ये जो एंगल बना है ये 23.5 का एंगल होता है। ये जो एंगल बनता है ये 66.5 का एंगल होता है। और ये जो एंगल बनता है, इसलिए अपन इसको लिखते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। आया समझ में? ये ऐसा नहीं है अब ये बनाया और यहाँ पे 90 लिख दिया तो ये 90 कहाँ से बना, ये 90 माना अपन ने ऐसे, तो ये वाला 90 बनता है, ये वाला 66 बनता है और ये वाला 23 बनता है। तो ऐसे ही अपन ये जो मानते हैं कि इससे भूमध्य रेखा से इसको मानते हैं, ये वाला एंगल होता है। तो ये लॉजिक है एकदम, मतलब छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसमें भी अगर तुम गलतियां करोगे तो मैं कहता हूँ फिर और कोई काम धंधा शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये रहने दो फिर, और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसमें अपन ने पढ़ लिया। फिर इनके बीच में डिग्री कितना अंतर होता है, 30 डिग्री का अंतर होता है। 30 डिग्री में कितना टाइम लग जाए तय करने में, 2 घंटे लगते हैं। 15 डिग्री में 1 घंटा लगता है। सूर्योदय यहाँ पे 2 घंटे पहले उदय होएगा और उसके बाद 2 घंटे बाद यहाँ पे अस्त होएगा। ये जो रेखा गुजरती है 82, 82.5 डिग्री जो है, ये वाली जो रेखा है किन राज्यों से गुजरती है, कोई जवाब देगा? 5 राज्यों से, बहुत अच्छा। नाम बता दो। यूपी, क्या राज्य को नया राज्य बनाएगा ये भी? हाँ, शाबाश। कहा कुछ खोल रखा है क्या? ये याद है, याद है, ये बड़ा इंप्रेसिव था यार। चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से बताओ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब ये जो डायग्राम बनाओ ना, तो तुम इसको सेंटर में से मत गुजार देना, क्योंकि इसका जो इन दोनों डिग्री का सेंटर जो है ना वो यहाँ से बनता है। तो डायग्राम बनाया और इसको बीच में से इस पॉइंट से शुरू करके और पूरा खींच दिया, वो वाला काम नहीं होगा। तो ये गुजरती है कहाँ से, यूपी, एमपी को टच करती है हल्की फुल्की सी, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद ये अपना उड़ीसा, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरी? 5 राज्यों से होकर गुजरी। कितने डिग्री पर? 82.5 डिग्री पर। ये भारत का मानक समय माना जाता है। क्यों मानक समय क्यों मानते हैं? क्योंकि अपने जो, इसलिए माना जाता है, परिवहन, मेन जो इसका फैक्टर है परिवहन का ही है, कि परिवहन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए टाइम चेंज नहीं हो। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जैसे कि जो बड़े बड़े देश होते हैं जिनका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है, तो वहां पे क्या एक ही मानक समय माना जाता है या एक से अधिक मानक समय माने जाते हैं? रूस है, उसका अक्षांशीय विस्तार ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा है अपने से, ठीक है? तो उसके कितने मानक समय है? 11 है शायद, 11 मानक समय है। तो वहां पे क्या है कि हर एक टाइम जोन अलग अलग बना रखा है, क्योंकि वहां पे अगर इधर की टाइम के हिसाब से इधर की बात करें तो एक तरफ तो दिन और एक तरफ रात सी होती रहती है, ठीक है? तो इसलिए वहां पे कितने 11 मानक समय बना रखे हैं। जैसे अपने 82 डिग्री एक ही है, वहां पे ऐसे कितने हैं, 12 मानक समय बना रखे हैं। उसको भूलो। इसके 5 राज्य याद रखना। निम्न में से सवाल पूछ जाएगा 82 डिग्री जो अपना मानक समय जो रेखा है, 82.5 डिग्री देशांतर जो है, निम्न में से कौन से राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है? तो ऑप्शन में क्या होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा और झारखंड भी होगा। और छत्तीसगढ़ और झारखंड की लोकेशन ऐसी लगती है एकदम कि दोनों बहुत पास में है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है। तो अगर दिमाग में बाद में क्लिक नहीं हो तो इस चीज को याद रखना है। 5 राज्य याद रखने हैं, यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब इसको भी तुम कैसे याद रख सकते हो जब तक तुम इसको ड्रॉ नहीं कर लोगे? क्या है कि दिमाग में फोटो होनी चाहिए इस चीज की,
कि पहला कौन सा, यहाँ पे कौन सा राज्य आता है, यूपी आता है, यूपी के बाद कौन सा आता है, एमपी आता है, उसके बाद कौन सा आता है, झारखंड आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उड़ीसा आता है, और फिर यहाँ पे एक लंबा और छोटा सा कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश आता है। तो उनमें से होकर के जो है ये रेखा गुजरती है। ठीक है, अब एक और रेखा गुजरती है अपने यहां से, कौन सी, कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, राजस्थान और, अच्छा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बना दूं कर्क रेखा, कौन सा है ये, गुजरात, इधर देख लो एक बार। इसके बाद कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान में कितने किलोमीटर की गुजरती है, 26, 24, 26 किलोमीटर की गुजरती है। कौन से जिले से होकर गुजरती है, सबसे नजदीक शहर कौन सा है, शहर शहर कुशलगढ़। ठीक है, तो ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। इसके बाद आगे राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और तुम दुष्टो शर्म कर लो, तुम लोगों को मैप रीडिंग नहीं पता, मिजोरम, मेघालय, ये है मेघालय, मिजोरम। सबसे नजदीक राजधानी रांची, रांची किसकी राजधानी है, झारखंड, शुक्र है। तो सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, रांची। कितने राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कौन सा देश है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में से भी होगी गुजरती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब राज्य पढ़ा जाए तो सर बांग्लादेश नहीं बताया था आपने, तो बांग्लादेश में से भी होगी गुजर रही है। तो 8 राज्य हो गए, सबसे नजदीक राजधानी कौन सी हो गई, रांची हो गई। और इसके अलावा बता दो मुझे राजधानियां, इसकी राजधानी बताओ गुजरात की, गांधीनगर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वाह, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तुम क्या, रायपुर, रायपुर, झारखंड, रांची, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, इसके बाद त्रिपुरा, लखनऊ, कौन सा है लखनऊ वाला है, शिलोंग, त्रिपुरा, त्रिपुरा, अगरतला, अगरतला, अगरतला है। मुझे लगता है मैंने गलत शुरू कर दिया, मुझे पहले 28 राज्यों और उनकी राजधानी से शुरू करना चाहिए था, है ना, वो ज्यादा सही रहता। चलो मैप इसमें इंटरनेट तो चालू हो गई। हाँ मिजोरम की आइजोल, चलो शुक्र है। सबसे दूर स्थित राजधानी शायद राजस्थान है, वो राजस्थान की जयपुर, सबसे दूर स्थित। इसके बाद अगर इसे क्रम की बात करें, नजदीक वाले क्रम की बात करें, रांची, अगरतला, उसके बाद भोपाल, गांधीनगर, और लास्ट में कौन सी है, मिजोरम की आइजोल। ठीक है, पहली कौन सी, रांची, इसके बाद, इसके बाद जयपुर, आइजोल। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा वो बताई थी आपको 82 डिग्री,